हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद आलम और ईईपीएल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास के लिए साइंस में पहला चैप्टर। जैसे कि आपको पता होगा कि अब जेक बोर्ड 8th में बोर्ड लेना शुरू कर दी है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी में हमेशा आगे रहना है। तो हम लोग आज देखते हैं पहला चैप्टर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें क्या क्या मिलता है इसको ध्यान से देखते जाइएगा, और अगर आपको यहाँ पढ़ना है डिटेल में तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल में होता क्या है? फसल उत्पादन जो होता है वो उसका एक ही मोटिव है कि उससे हमको भोजन प्राप्त करना है। और भोजन क्यों जरूरी है? किसी भी सजीव को भोजन क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि भोजन जो है, सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सजीव को भोजन से ऊर्जा मिलता है, और उस ऊर्जा का वो उपयोग कहाँ करेगा? जैसे पाचन में, ठीक ना, श्वसन में, उत्सर्जन में, बाकी सारे काम में, चलने में, फिरने में, दौड़ने में, खेलकूद में, हर एक जगह वो उस ऊर्जा का वो उपयोग करेगा। तो ऊर्जा के लिए किसी भी सजीव को भोजन का जरूरत पड़ता है। पादप अपने भोजन की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, यानी कि जैसे हरे हरे पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल रहता है, और सनलाइट के उपस्थिति में, यानी कि सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्या करते हैं, वो जड़ से लेते हैं जल, और एटमॉस्फेयर से यानी कि वायुमंडल से वो लेंगे CO2 गैस। इन सारी चीजों को मिला करके वो भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। आगे, जंतु व मानव अपना भोजन पादप और जंतु से प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग हो गए इंसान तो खाना नहीं बना सकता है सनलाइट और क्लोरोफिल से, वो क्लोरोफिल तो है ही नहीं। तो इंसान हो या कोई दूसरे जानवर हो, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे? पौधे जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कृषि पद्धतियां, जब हम लोग फसल का उत्पादन करेंगे तो हम चाहेंगे कि कम मेहनत हो, कम स्रोत का यूज हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। उसके लिए हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से खेती बाड़ी करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धति क्यों जरूरी? पूरी दुनिया में जनसंख्या जिस कदर बढ़ रहा है, उनके लिए खाना उपलब्ध कराना आम बात नहीं है। जमीन तो बढ़ नहीं रही है, जमीन सीमित है। उस सीमित जमीन में हम लोगों को क्या करना है? सभी जनसंख्या को खाना खिलाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कम जमीन का हिस्सा जो है उसी में हमको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। फसल आप सुने होंगे, धान की फसल, गेहूं या फिर मकई की फसल। तो अगर पूछा जाए कि परिभाषित कीजिए, फसल को परिभाषित कीजिए, तो फसल का क्या परिभाषा होगा कि एक बड़ा सा क्षेत्र है, उसमें एक ही टाइप के पौधे अगर हम लगा दें या एक ही टाइप के पौधे हम उगा रहे हैं तो उसको फसल कहेंगे। जैसे जैसे धान, गेहूं, जैसे ये यहाँ पर देखिए ये धान की खेती है, तो पूरे खेत में सिर्फ धान के ही पौधे हैं, सिर्फ धान के ही पौधे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धान की फसल। ये गेहूं है, तो पूरा खेत में अगर सिर्फ गेहूं के ही पौधे लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गेहूं की फसल। उसी तरह से मकई के बारे आप जान गए। फसल के प्रकार, क्या फसल एक ही प्रकार के होते हैं? मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके के फसल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ठंडा में जो फसल उग सकता है उसको गर्मी के टाइम में लगा देंगे, और गर्मी के टाइम में जो अच्छे से उग सकता है उसको हम ठंडा के टाइम में लगा देंगे। क्योंकि फसल को उगने के लिए जलवायु जरूरी है, ठीक ना, बहुत सारा जो कंडीशन है उसके लिए जरूरी है, वो कंडीशन उसको देना होगा, तभी जाके हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो अगर मौसम के हिसाब से देखें हम, तो फसल को 3 वर्ग में बांट सकते हैं। तो पहला आ जाता है हम लोग का खरीफ फसल। तो देखते हैं खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, यानी कि जून के टाइम, यानी जून जुलाई में जो बारिश शुरू होती है वहां पर इनको बोया जाता है, और जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है यानी सितंबर अक्टूबर में, तो इसको फिर हम लोग काट लेते हैं। तो भारत में खरीफ फसलें आमतौर पर जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में
काटी जाती है, जैसे आप धान जान रहे हैं। इन फसलों को उगने के लिए गर्म आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान रखिएगा कि खरीफ फसल कब उगाई जाती है, मौसम कैसा होना चाहिए और उसके उदाहरण क्या है। तो उगाई जाती है ये जून जुलाई में बोई जाएगी और काटने का समय क्या है, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर है। और इस समय मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा और आर्द्र। आर्द्र बोलने का मतलब वायुमंडल में नमी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें उदाहरण को याद रखिएगा हमेशा, धान हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया। तो ये हम लोग बरसात के मौसम में इसको बोने का काम करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रबी फसल। तो रबी फसल कब उगाया जाएगा? रबी फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें। भारत में रबी फसलें आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, यानी ठंडा का टाइम शुरू हुआ उस समय इसको बोएंगे और जैसे ही गर्मी आ जाएगा यानी मार्च अप्रैल, तो इसको काट लेंगे। अच्छा, इन फसलों को जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है भाई? ठंडे मौसम की। जब ये उग रहा था शुरुआती टाइम में तो इसको ठंडा मौसम चाहिए, ठीक है। और जब ये पक रहा था उसमें इसको कड़ाके की धूप चाहिए पकने के लिए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? गेहूं आ जाएगा, आलू आ जाएगा और सरसों आ जाएगा, ठीक है। एक अगला आ जाता है जायद फसल। इन दोनों फसलों के बीच में जो टाइम मिलेगा उनको, उस समय इसको उगा सकते हैं। जैसे जायद फसलें खरीफ और रबी फसलों के बीच के समय में उगाई जाने वाली फसलें हैं। भारत में जायद फसलें आमतौर पर मार्च और जून के बीच बोई जाती हैं और जून और जुलाई में काटी जाती हैं। इन फसलों को उगने के लिए गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे खिला तरबूज और सूरजमुखी। तो इन सारे चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे एक क्लास में, तो इनको टिक मारने में आसानी होगा। ओएमआर शीट में हम गोल कर सकते हैं आसानी से। अब जब हम फसल उगा रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें? फसल उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से कृषि करना है। तो सबसे पहले हमको करना है क्या है? मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को तैयार करना है, फिर क्या करेंगे? उसमें बीज बोएंगे। बीज जैसे ही बोएंगे उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे आना शुरू हो जाएंगे। तो उन नन्हे नन्हे पौधों को खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक देने के साथ साथ और क्या ध्यान रखना है? हर एक चीज को, जितने भी जीव जंतु है उनको समय समय पर पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसको पानी की जरूरत पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। अब जैसे ही सिंचाई हुआ, पौधे उग आए, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पौधे उग आए में जिसकी जरूरत हमें नहीं है, उनको खरपतवार कहेंगे, तो खरपतवार को भी हटाना पड़ेगा। अब ये सारा चीज करने के बाद फसल क्या हो जाएगा? अब पक गया होगा। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करेंगे। आपको कटाई करने के बाद उसको साफ करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, विनोइंग करेंगे, उसके बाद उसका भंडारण करेंगे ताकि आगे जाके उसका हम लोग यूज कर सकें। तो एक एक करके सब चीज को देखेंगे, एक एक स्टेप वाइज देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार है। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है? जैसे ये बिना जुता हुआ खेत है और ये जुता हुआ खेत है, तो बिना जुता हुआ खेत को इसमें अगर हम बीज बो देंगे तो ये मिट्टी बहुत ही टाइट होती है, यहाँ उग नहीं पाएगा, पौधा उग नहीं पाएगा। उसके लिए इसको क्या करना होगा? इसको जुताई करना होगा, इस मिट्टी को लूज करना होगा। अच्छा, देखते हैं जुताई क्यों जरूरी है या जुताई क्या है। मिट्टी को उलटने पलटने, वो पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर किया जाता है। मिट्टी को क्या करना है? उलटना पलटना और पोला करना। पोला करना मतलब उसको लूज करना है। क्यों जरूरी है ये जुताई, क्यों जरूरी है उसको देख। पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और श्वसन में आसानी होती है। तो मिट्टी अगर लूज रहेगा, मिट्टी अगर ढीली रहेगी, तो पौधा का जो जड़ है वो अंदर तक दूर तक फैलेगा, यानी उसको मिलने वाले पोषक तत्व जो हैं वो इजी हो जाएगा, उसको ग्रहण करना इजी हो जाएगा। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और केंचुआ की वृद्धि में सहायक। ये मिट्टी को पलटकर और बोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। अब मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव भी रहते हैं जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, जैसे कि केंचुआ। तो केंचुआ को अगर लूज मिट्टी रहेगा तो केंचुआ को वृद्धि करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और जैसे जैसे वो वृद्धि करेंगे वो नीचे का मिट्टी को ऊपर करेगा, वो पलटते रहेगा, उसको लूज करते रहेगा और पोषक तत्व उसमें छोड़ते रहेगा, उसमें निर्युक्त करते रहेगा, पोषक तत्व से परिपूर्ण कर देगा वो मिट्टी को, जो क्या होगा? पौधे के लिए वो बहुत ही लाभकारी होगा। उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो पौधे के वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। जैसे
अब ये जो मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि ये घास फूस जो है सड़ करके क्या हो जाएगा, ह्यूमस बनाएगा। ये घास फूस सड़ करके ह्यूमस बनाए, उसको अगर पलट देंगे तो नीचे जाएगा और नीचे का पोषक तत्व ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पौधे पौधे के लिए क्या हो जाएगा, वो उससे पोषक तत्व लेना आसान हो जाएगा। आप देखे होंगे अपने आसपास कि जैसे गरीब किसान, छोटा किसान क्या करते हैं, बैलों के मदद से क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। और थोड़ा बड़े किसान या बड़े खेतों में हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। आगे, तो जब जुताई होती है खेत की, तो उसमें किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है, उन औजारों को आप एक बार देख लें। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो हल और कल्टीवेटर तो आपने देखा ही होगा, तो कुदाली तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये है हल, यहाँ पर देखिए, ये है हल। ये बैल के बीच में ये जो डंडा है, जो बैलों के कंधों पे रखा जाता है, उसका हम लोग कहते हैं जोत करके। ठीक है, ये इसका यहाँ नुकीला जो रहता है, नुकीला यहाँ लोहा का रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाल। और यहाँ से ये डंडा जो यहाँ पर बांधा जा रहा है, इस डंडा को हम लोग बोलते हैं हल सैप बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये है कुदाली, ये थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। ये मिट्टी को पलटने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये पकड़ने का हैंडल हो गया, ये मूड़ी प्लेट है, प्लेट की तरह रहेगा जो मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ये जोत हो गया, ये छड़ हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरह से है, इसी का जैसे ये हल है उसी तरह से ये है, बस इसका ये जो हाल जो होता है वो चौड़ा रहता है, प्लेट की तरह रहता है, वो सिर्फ पलट लेता है मिट्टी को। ठीक है, और आगे ये यहाँ पर ट्रैक्टर में जो जोड़ा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर को चलाने के लिए हमेशा ट्रैक्टर की जरूरत होगी। इसमें एक ही बार करीब करीब ये जो हल है, ये 20 हल के बराबर काम करेगा एक ही बार। तो ये इससे आसानी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, बचत भी हो जाता है, मजदूर की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बैलों को भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब हम खेत तैयार कर लेते हैं तो अब टाइम आ गया कि बीज बोया जाए। तो बीज बोने के लिए कैसा बीज बोए, बीज को कैसे चुने, ठीक ना, किन बीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो वो देखिए। तो बुआई में हमको दो बात का ध्यान रखना है कि बीजों का चयन करना है, कैसा बीज होना चाहिए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, बीज बोने के औजार, और जब बीज की बुआई की जा रही है तो कैसे हम बो रहे हैं वो भी ध्यान रखना। तो बीजों का चयन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, बीज की गुणवत्ता। कोशिश करनी है कि बीज का क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का हो, यानी कि कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकले, उसमें खरपतवार कम हो, उसमें रोग ना हो। बीज की किस्म, बीज उस क्षेत्र के जलवायु, यानी बीज का किस्म जब आप देखेंगे तो ध्यान रखना है कि आपका जो क्षेत्र है वहां पे जलवायु कैसा रहता है, उस हिसाब से वहां का आपका मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से हम बीज का टाइप चूज करेंगे। बीज की अंकुरण क्षमता, अब जैसे मान लीजिए कि 100 बीज आपने खरीदा, 100 बीज में कुछ बीज ऐसे होंगे जो अंकुरित नहीं होंगे, या फिर कीड़े मकोड़े या कवक लग जाएंगे या चींटियां खा जाएंगी। तो ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा बीज में अंकुरण हो, तो वैसे बीज को चुनना है। प्रमाणित बीज, ऐसा नहीं करना है किसी भी लोकल दुकान से आपको बीज उठा कर नहीं ले आना, क्योंकि वो घटिया बीज भी दे सकता है। तो आपको क्वालिटी वाला और सर्टिफाइड बीज ही खरीदना है। बीज का प्रकार, फसल के अनुसार बीज का चुनाव करें, किस हिसाब का फसल चाहिए आपको, उस हिसाब से उसका चयन करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीज में ये गुणवत्ता होनी चाहिए कि जो पौधा उगेगा वो ज्यादा से ज्यादा रोगों को झेल सके, उस रोग को वो बर्दाश्त कर सके, ऐसे बीजों को चुनना है। उपज क्षमता, जब भी बीज चुनेंगे कोशिश करेंगे कि उस बीज से अधिक उपज मिले। बीज बोने के औजार, बीज बोने के कुछ औजार हैं, ऐसे तो हम हाथ से भी एक एक करके बो सकते हैं, लेकिन उससे टाइम लग सकता है, हमको समय बचाना है, खर्चा बचाना। तो क्या करते हैं, जैसे ये देख रहे हो एकदम हल की तरह ही है, यहाँ पर एक कुप्पी की तरह, यहाँ या पाइप की तरह है, ऐसे पाइप की तरह यहाँ पर बीज डाल देते हैं और नीचे जमीन में दबते जाता है। जैसे अगर हम कोशिश करें उसको बढ़ाने की, तो ये इस तरह से रहता है। अगर यहाँ बीज डाल देंगे तो यहाँ से निकल आएगा और ये जमीन में दबते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज बोने का पारंपरिक तरीका, यानी ये बहुत पुराने जमाने से किया जा रहा। आजकल क्या हो गया कि मशीन आ गया, मशीन में भी क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो
यहाँ पर बीज डाल दिया जाता है और यहाँ पाइप से होते हुए, इन पाइप से होते हुए यहाँ पर ये खुद ब खुद बीज जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अगर ध्यान दें, अगर जमीन के ऊपर ही बीज रहेगा तो या तो चिड़िया या तो गिलहरी या तो चूहे उसको खा के खत्म कर देंगे, तो फिर हमारा फायदा ही क्या होगा। तो नुकसान से बचने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, तो इसीलिए इसको हम लोग अपनाते हैं ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, ज्यादा से ज्यादा बीज जमीन के अंदर मौजूद रहे। आगे जब बीज उग आएंगे उससे पौधे निकल आएंगे, तो उन पौधों को बहुत अच्छे से वृद्धि करने के लिए उनको पोषक तत्व की जरूरत होगी, और तो और क्या है कि एक ही खेत में बार बार फसल उत्पादन कर करके उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ पोषक तत्व डालेंगे और उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, खाद एवं उर्वरक। तो देखते हैं क्या होता है। पौधों को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मिट्टी इन पोषक तत्वों की भरपाई खाद और उर्वरक से ही किया जाता है। यानी बार बार जब हम लोग खेती कर रहे हैं, बार बार जब फसल उगा रहे हैं, तो उस मिट्टी का पोषक तत्व खत्म हो जाता है, तो हमको क्या करना होगा, बाहर से ऐड करना होगा। खाद का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से किया जाता है। अब देखें, थोड़ा थोड़ा अंतर को समझते जाइएगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि जीव जंतु या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो बनता है उसी को हम लोग खाद कहते हैं। उर्वरक रसायनों से बनाया जाता है, यानी उर्वरक यार ये फैक्ट्रीज में केमिकल से बनाए जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर खाद को अगर बार बार आप यूज करेंगे तो खेत को कोई हानि नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचेगा, आपके स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके अपोजिट, उसके विपरीत क्या हो जाएगा, उर्वरक का बार बार यूज करने से कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। तो उन नुकसानों में से हम लोग देखते हैं क्या होगा कि उर्वरक बार बार यूज करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी कर देगा, यानी मिट्टी को बर्बाद करना शुरू कर देगा। मिट्टी के प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और उसमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव मरना शुरू कर जाते हैं जब हम लोग बार बार केमिकल यूज करते हैं। तो जल प्रदूषण, जब हम खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो पानी के साथ बह करके नदी हो या तालाब हो, वहां पे वो चले जाते हैं। उन केमिकल से अब क्या होगा कि वहां जो मछली वगैरह हैं वो उनको हानि पहुंचना शुरू हो जाता है। पर्यावरण को नुकसान, जब हम लोग ये बहुत सारे उर्वरक यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं और इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जलवायु परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे जब हम इन केमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे फसल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो इनका जितना कम यूज किया जाए उतना सही है। अब यहाँ पर देखिए, खाद एवं उर्वरक में कुछ अंतर दिए हुए। उर्वरक में देखिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी ये फैक्ट्री से बनाए जाते हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है या घर के बगल में गड्ढा खोदिए, उसमें गोबर, पत्ता, मिट्टी ये सब डालते रहिए, उससे भी बन जाएगा। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस यानी कि पेड़ पौधा जो पत्ता उगता है वो गलने की वजह से जो नरम मिट्टी बन जाती है ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। तो ये उर्वरक की वजह से ह्यूमस नहीं बन पाता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस बहुत ढेर सारा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक एक पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद है पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो उर्वरक के मुकाबले में खाद में पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन अगर हम लंबे अवधि में देखें, लंबे अवधि में देखें
तो उर्वरक हानि पहुंचाता है, जबकि खाद क्या है, लाभदायक। खाद के लाभ को देख क्या क्या लाभ होंगे। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसका मुख्य कारण है, यानी ये खाद से अच्छा माना जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी मिट्टी पानी को पकड़ करके वो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ऊपर से बहने नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको स्पॉन्ज की तरह बना के रखेगा मिट्टी को, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी के अंदर पानी आराम से सोख लेगा, वो मिट्टी को, मिट्टी जो है पानी को सोखना शुरू कर देगा, उसको भुरभुरी बना देगा। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरल हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अब इन खाद की वजह से मिट्टी कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, सरल हो, यानी अंदर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, इस तरह का रहेगा, जिसकी वजह से गैस का विनिमय हो पाता है, उसमें सूक्ष्म जीव पनपना शुरू हो जाते हैं और फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाना शुरू कर देते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जैसे कि आपने 6 या 7 क्लास में पढ़ा होगा, जैसे राइबोजियम। राइबोजियम जो है वो क्या करता है, हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ता है उसमें, यानी वायुमंडल का नाइट्रोजन ग्रहण करता है वो, और उस नाइट्रोजन को किसी दूसरे यौगिक के हिसाब से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो मिट्टी में डाल देता है, और वही नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों को प्रोटीन देता है। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है, जीवाणु बहुत ही लाभकारी होते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो मिट्टी का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से, खाद की। अब हमने क्या क्या किया, मिट्टी तैयार कर लिया, बीज बो दिया, खाद और गोबर में मिला चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये ही खाद होता है, या वर्मी कंपोस्ट, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में 6 या 7 में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि घर में जो पेड़ पौधा हो गया या पादप यानी पेड़ पौधों से जो अपशिष्ट बच रहा है, उनको अगर किसी गड्ढा में डालते जाएंगे तो इस तरह का ढेर सारे केंचुआ वहां पे पनपना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत ही लाभकारी है, यही है असली खाद। इस तरह का बन जाएगा सूखने के बाद, इसको आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं, जबकि केमिकल को इस तरह से छिड़काव किया जाता है। जैसे ये खेत है, आपने सुना होगा कि खेत में यूरिया वगैरह डाला जाता है, डीएपी वगैरह डाला जाता है, आपने देखा होगा या सुना होगा, अपने घर वालों को बात करते हुए सुना होगा। जैसे ये यूरिया जो आता है, इस तरह का यूरिया पैकेट आता है, ये डीएपी है, ठीक है, और ये एनपीके है, ठीक है। तो ये सारा आप किसी भी दुकान में देख सकते हैं, जो बीज भंडार वगैरह है वहां पर ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जबकि ये खाद को दिखा रहा है। अब जब खाद ऐड कर चुके हैं हम लोग, बीज बो दिए उसे, अब खाद जोड़ दिए, खाद जब हम उसमें लगा दिए तो क्या होगा कि अब उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, उसको सभी जीवों को पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित समय अंतराल में फसल को पानी देना सिंचाई देना था। यानी फसल जो अब उग आया है उसको टाइम में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर गर्मी का मौसम है तो 2-3 दिन में ही आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि गर्मी के दिन में फसलों को बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता होती है, ये क्यों होती है आपको बताना है कमेंट करके। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों के उचित वृद्धि और परिवर्धन के लिए सिंचाई जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पौधा आपका अच्छे से ग्रो करे, वो अच्छे से फले फूले, तो आपको क्या करना होगा, सिंचाई उचित तरीके से करना होगा। मिट्टी में मौजूद खनिज पदार्थ का अवशोषण खुली अवस्था में ही संभव है। तो पेड़ पौधे जो जमीन में मौजूद है पोषक तत्व, उसको किस तरह से लेना है, जब वो जल में घुलेगा तभी तो वो जड़ से होते हुए पूरे पौधे तक पहुंचेगा। बीजों को अंकुरित होने के लिए भी जल की आवश्यकता होती। पहले जाने के अंकुरन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अंकुरित चना खाया होगा, तो वो जो व्हाइट सा जो पार्ट रहता है वही है बेबी प्लांट, यानी कि वो शिशु पादप है, यानी कि वही धीरे धीरे ग्रो करके क्या हो जाएगा, वो बड़ा सा पौधा बनेगा। तो अंकुरित होने के लिए भी जब चना को हम लोग भिगाते हैं, फिर धूप में रखते हैं या फिर 1-2 दिन रहने ही दें सुखा के, तो उससे निकलना शुरू हो जाता है। तो बीजों को अगर अंकुरित कराना है तो उसको भिगोना जरूरी है, यानी जल की आवश्यकता है। सिंचाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, कहाँ से कर सकते हैं, तो नलकूप, जैसे कि ये डीप बोरिंग की है, वहां से पानी निकाल लिए
सिंचाई करके। कुआं कुआं आपने देखा होगा, घर वगैरह घर के बगल में कहीं ना कहीं देखा होगा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक मोटर लगाते हैं और फिर उससे पानी निकालते हैं, आपके करते हैं। नहर, नहर ये हो गया नहर, ये पूरे यहाँ डैम से कनेक्टेड रहता है और ये बहुत दूर दूर तक यहाँ पानी की किल्लत है वहां तक ये पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये तालाब हो गया। तो इन सारे जगहों से हम पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं और अपने फसलों की सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट, सिंचाई करने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाल्टी में उठा करके पौधा को देंगे, नहीं। सो सिंचाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंचाई करने की विधियां। क्या क्या विधियां हैं? ये पारंपरिक विधियां। ये पारंपरिक यानी पुराने जमाने से किया जा रहा है। ये चेन पंप है, चेन पंप है, यानी कि ये क्या होगा, ये बाल्टी डूबेगा, यहाँ तो गड्ढा होगा, उससे पानी निकाल करके ये इस तरह से सिंचाई होगा। ये भेदकी है, यानी यहाँ पर एक लोड बांध देंगे, एक डंडा, इसको डुबाएंगे यहाँ, फिर इसको छोड़ देंगे, तो इस लोड की वजह से ये अपने आप उठ जाएगा और इजी हो जाएगा, पानी निकाल के हम डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी जानवर को इस रस्सी के हम वहाँ पर या किसी इंसान को वहाँ दूर पर रखेंगे, वो खींचेगा, इसमें ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ क्या करेगा, ये उड़ते जाएगा यहाँ से। और ये रहट रहट होगा, ये क्या होगा, ये बैल जो है, बैल की मदद से ये गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमने की वजह से ये भी गोल गोल घूमेगा और यहाँ से भी पानी ये निकालता जाएगा। तो ये है रहट। तो इन चीजों को आप याद रखिए, क्या क्या है, चेन पंप, ढेलकी, मोट और रॉड। ये कौन सी विधि है, पारंपरिक तरीके हैं। अब देखते हैं आधुनिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक विधियां। तो आधुनिक विधियां में आपको पढ़ना है छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि ऐसा नोजल तरह होता है और यहाँ से क्या होता है, प्रेशर में पानी निकलता है और ये हर तरफ छिड़काव करता है। ये अब इसमें क्या क्या होता है, पानी की बचत होती है इसमें, हाँ होती है। कितना, 25 से 30%। किससे, जो पारंपरिक विधि है ना, इससे पहले जो हम लोग देखे, पारंपरिक विधि से ये 25 से 30% पानी का बचत करता है। समान वितरण, यानी हर तरफ समान रूप से पानी को ये फैला देता है। विभिन्न प्रकार फसलों के लिए उपयुक्त, ये सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है, यानी सब्जियां, फसल, अनाज और घास, ये सभी तरह के चीजें। कम श्रम, इसके किसी व्यक्ति को काम करने की जरूरत ही नहीं, मोटर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा और मोटर जैसे ही स्टार्ट होगा ये पूरी तरीके से छिड़काव करना शुरू कर देगा। मिट्टी के कटाव को कम करता है। अब ये पानी तो बहेगा नहीं, ये बूंद बूंद गिर रहा है हर तरफ, ये एकदम छोटे छोटे बूंद के रूप में गिर रहा है, तो ये क्या होगा कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी का कटाव होने से क्या हो जाता है कि किसी भी खेत का ऊपरी परत जो है वो उपजाऊ मिट्टी, अगर वो कट करके घुल करके वो निकलते जाएगा तो क्या होगा, उस खेत का उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगा, तो उसका जो उर्वरता है वो घटते जाएगा। अब यहाँ पर देखें ड्रिप तरंग, ये क्या होगा कि अगर पौधों को लाइन में लगाना, पौधों को लाइन में लगाना, वैसे ही पाइप को बिछाते जाना, पाइप को बिछाते जाना। और क्या करेंगे, जहां जहां पौधा है वहां एक छेद होगा, वहां पर ये बूंद बूंद करके पानी गिरते रहे, एकदम पौधा के सामने ही बूंद बूंद पानी गिरेगा, जिसकी वजह से हमको ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ बहुत मात्रा में पानी गिर रहा था ना, जबकि यहाँ बूंद बूंद पानी गिर रहा है, और कहां पर, जहां पर पौधा है उसी जगह पर। अब इसमें क्या होगा, पानी की अधिकतम बचत, ये 25 से 30% की पानी बचा सकता है, जबकि ये 70% तक पानी बचा सकता है। पारंपरिक विधि जो है उससे ये 70% तक पानी बचा सकता है। उर्वरकों का कुशल उपयोग, क्या कर सकते हैं इसे हम, क्या कर सकते हैं, पहले ही पानी में ही उर्वरक को घोल दें, पानी में ही उर्वरक को घोल देंगे और जहां पौधा है उसके एकदम समीप तक पहुंचा देंगे। बाकी मिट्टी में उर्वरक को घोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि जितना जरूरत है डायरेक्ट हम पौधे को दे देंगे। खरपतवार के नियंत्रण, अब ये बाकी जमीन जो है, बाकी जमीन में पानी तो मिल नहीं रहा है, तो अवांछित पौधे, यानी जिन पौधों की जरूरत नहीं है, घास फूस जो उग आते हैं उसी खरपतवार कहते हैं। तो ये जो घास फूस उग आते हैं तो उसको चाहिए ना भाई, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। अगर उसको हम पानी ही नहीं देंगे और भोजन कुछ नहीं देंगे तो उगेगा नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है, ये पानी बहेगा नहीं तो उसके साथ मिट्टी भी नहीं बहेगा, यानी मिट्टी का कटाव भी इसमें रुक जाएगा। कम श्रम और ऊर्जा की खपत, इसमें कम श्रम यानी लोगों की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा, यानी कि जब आप पंप को जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो बिल इसमें ज्यादा आ जाएगा, जबकि इसमें बहुत ही कम आएगा।
उच्च उपज और गुणवत्ता। इस इरिगेशन सिस्टम से, ड्रिप तंत्र से क्या हो जाएगा कि हम बहुत सारा अच्छा से जो बहुत सारा फसल जो है उसको अच्छे तरह से उगा सकेंगे, उसको उचित मात्रा में पानी देंगे, उसको उचित मात्रा में हम खाद या उर्वरक या मिनरल्स उसको हम पहुंचा सकते हैं, पोषक तत्व भूले अवस्था में उसका हम डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको बहुत ही अच्छे मात्रा में उच्च उपज और गुणवत्ता वाला फसल मिलेगा। अब आगे आते हैं, अभी अभी हमने बात किया कि खरपतवार क्या है। तो फसल के साथ वैसे पौधे जिनका जरूरत हमको नहीं है, वैसे पौधे उग आते हैं जैसे घास फूस वगैरह, तो उनको हम लोग बोलेंगे खरपतवार। अब खरपतवार से हमको सुरक्षा चाहिए। खरपतवार कर क्या रहा है कि फसल को जो पोषक तत्व दिया गया है उसका वो यूज कर रहा है, फसल को जो जल दिया गया उसको भी वो ग्रहण कर रहा है। तो ये जल और पोषक तत्व पूरी तरीके से हमारे फसल को मिले, हमारे फसल वाले पौधे को मिले। इसीलिए जरूरी है कि जो अननेसेसरी प्लांट जो ग्रो कर गए हैं, यानी कि अवांछित पौधे जो वहां पर वृद्धि कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकना है। खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग आते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। जब खरपतवार को हटाने का टाइम आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निराई करते हैं। तो जैसे घर में आपने देखा होगा माँ बहनों को खेत में जाते हुए, और वहाँ फसल जो धान की खेती होती है उसके बीच में जो घास होते हैं उसको हाथ से निकालते हैं, तो उसको निराई करना कहती है। खरपतवार में पुष्प या बीज आने से पहले उखाड़ देना चाहिए या काट देनी चाहिए। तो खरपतवार में ध्यान लगाना, इसमें दिमाग लगाना है कि खरपतवार कब किया जाए। तो खरपतवार को हटाने के लिए जो आया है उसका निराई करने का सही टाइम है कि जो घास फूस जो ग्रो कर गया, जो वृद्धि कर रहा, उसको ध्यान देना है कि वो फूल आने से पहले इसको हटा देना, बीज आने से पहले हटा देना। क्योंकि फूल और बीज आने के बाद वो क्या हो जाता है कि उसका वृद्धि करना और चांस हो जाता है, यानी और फैल सकता। तो इसीलिए फूल आने से पहले, उसमें बीज आने से पहले इसको काट देना चाहिए या फिर उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। कुछ रसायन भी आते हैं खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, कुछ रसायन भी आते हैं जैसे 2,4-D। ये एक क्या है, खरपतवार नाशी है, जो फसल को बिना हानि पहुंचाए हुए जो खरपतवार है यानी कि अवांछित पौधे हैं उसको ये मारता है। खरपतवार नाशी का जल के साथ उचित मात्रा में उसको घोलना है, जल के साथ उचित मात्रा में घोलना, वैसा टैंक लेकर के फसल में छिड़काव करना है। और उसमें ध्यान रखना है तो इसे मुंह में पट्टी बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल है, अगर आप उसको सांस लेकर के अंदर अगर गया तो हानि पहुंचा सकता है। जैसे ये 2,4-D अमाइन वीड किलर है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कीड़े मकोड़े फसल को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, और इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, खरपतवार नाशी जो है वो अवांछित जो पौधे उगाते हैं उसको मारता है, जबकि कीटनाशक क्या करना है, जो फसल को खाने के लिए, पौधे को खाने के लिए जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो फसल को बर्बाद कर लेगा, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कीटनाशक। ये भी एक केमिकल है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो भी आपके पास खाना पहुंचता है, फल हो सब्जी हो, उसमें कीटनाशक लगाया जाता है, तो आपको उसको अच्छे से धोना है, फिर जाके उसको तैयार करना है खाने के लिए, ठीक है। तो फसल जब तैयार हो जाए, अब उसको घर भी लाना है, तो घर पूरा खेत को उठा के तो नहीं लाएंगे, उसका कटाई करेंगे। क्या करेंगे, या तो पूरे अनाज के ऊपर ऊपर काट लेंगे या फिर जड़ से 4 उंगली ऊपर काटेंगे उसको, ठीक है। धान काटते हुए या गेहूं काटते हुए आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि कैसे कटाई होती है। तो एक हसुआ रहता है ऐसे ब्लेड की तरह, ऐसे चाकू की तरह, उसको दरांती बोलते हैं। तो 3-4 महीना के बाद क्या करेंगे, उसका कटाई करेंगे, और जो जिससे हम लोग कटाई करते हैं उसको दरांती लोग हैं, उसका हाथ में पकड़ करके काटा जाता है एक एक करके। बड़े बड़े खेतों में मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे कंबाइन करते हैं। कंबाइन ये वाली मशीन क्या कहती है कि एक ही बार पूरा बड़े बड़े खेतों में, बहुत कॉमर्शियली इसको यूज किया जाता है, बड़े बड़े खेतों में इसका यूज होता है, जो क्या करता है, एक ही बार में काट देता है सब। कटाई के बाद अनाज को भूसा और पुआल से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग, जो पिटाई होता है धान का, अगर आपने देखा होगा, तो जब उसको अलग किया जाता है पुआल से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेसिंग करते हैं। अब क्या हो गया कि अनाज के साथ कुछ ना कुछ भूसे वगैरह रह जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हवा में उड़ा उड़ा के
साफ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग करते हैं। ये कंबाइन मशीन जो है ये थ्रेसिंग के साथ साथ विनोइंग एक ही साथ कर लेता है, दोनों साथ में कर लेता है, इसीलिए इसको कंबाइन बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों कर लेता है, थ्रेसिंग भी कर लेता है और विनोइंग कर लेता है। जबकि छोटे किसान या फिर हम लोग घर में देखते हैं पंखा के नीचे ऐसे ऐसे अनाज गिराते हैं, या फिर छोटे किसान क्या यूज कर सकते हैं, ये वाली यूज, इसमें क्या रहता है, पंखा रहता है और क्या कहता है, ये अनाज और पुआल को अलग करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग मशीन। ये बहुत छोटे किसान यूज करते हैं। भारत में खूबसूरती है एक चीज कि यहाँ पर हर एक मौसम में हर एक तरीके के त्योहार आते हैं। तो फसल की जब कटाई होती है ना, उस समय फसल की कटाई के जस्ट बाद त्योहार मनाए जाते हैं। क्या क्या त्योहार है देखें, पोंगल, वैसाखी, दिवाली, मकर संक्रांति, बिहू, ओणम, लोहड़ी वगैरह वगैरह। तो इन सारे, आप पोंगल कहाँ मनाया जाता है आप कमेंट करेंगे, वैसाखी किस स्टेट में मनाया जाता है, दिवाली तो पूरे भारत देश में मनाया जाता है, मकर संक्रांति ये भी लगभग पूरे देश में, बिहू बताइएगा आपकी कहाँ मनाया जाता है, ओणम कहाँ मनाया जाता है, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, ये आप कमेंट कीजिएगा कि ये सारे त्योहार किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं, किस राज्य में मनाए जाते हैं। अब जब फसल की कटाई हो गई है तो हम चाहेंगे फसल लेके आने, अब एक ही बार थोड़े में खा लेंगे सब, उसको जमा करके रखना है ताकि ताकि मतलब भविष्य में इसको यूज कर सकें। कैसे इसको हम जमा करके रखें, भंडारण करना होगा। कैसे भंडारण किया जा सकता है, फसल को कीड़े मकोड़े, चूहे, कवक, कीट पीड़कों और जीवाणुओं से लंबे समय तक बचाने के लिए हमें फसलों का बहुत अच्छे तरीके से भंडारण करना चाहिए। तो ऐसे नहीं घर में लाके फेंक दिए, उसको सही तरीके से रखना चाहिए कि क्या क्या करें, क्या क्या ध्यान रखेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीजों में नमी ना रहे, अगर बीजों में नमी रहेगा तो उसमें कवक इजीली लग जाएगा। ठीक है, सुखा लेना है उसको धूप में अच्छे से। किसान बीजों का भंडारण जूट के बोरे अथवा धातुओं का बड़े पात्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीन्स कहते हैं, उसमें करते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा बोरा में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं ढेर सारे बोरा, जो जूट का बोरा है उसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। भंडार गृह में बीजों का बड़ी मात्रा में भंडारण साइडों में किया जाता है। ये इनको बोलते हैं साइड, ये जो है इसमें बहुत मात्रा में ये किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में जितना अनाज उपज होता है सबका भंडारण सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, सही तरीके से नहीं हो पाता भंडारण। घर में आपने देखा होगा अनाज को जीवाणु और कवक से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। सूखा हुआ नीम का पत्ता हम लोग चावल या धान के साथ रख देते हैं ताकि क्या हो, उसमें जीवाणु और कवक उसको बर्बाद ना करे। बड़े बड़े भंडार गृह में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, चूहे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए बड़े बड़े, यहाँ जैसे बड़े बड़े भंडार गृह में हम लोग कभी कभी केमिकल्स का भी यूज करते हैं। जब आप खाना खाते होंगे तो आपको एक बार जरूर सोचना है, आपको एक बार जरूर सोचना है कि आपके द्वारा या आपके आसपास आपके मित्र आपके रिश्तेदार अगर खाना बर्बाद कर रहे हैं तो उस बर्बादी को क्यों रोकना जरूरी है। इन लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि हम समझा रहे हैं, इन लाइन को पढ़ लीजिएगा, आप खाना को बर्बाद नहीं कीजिएगा। तो अगर देखें ओवरऑल इंडिया में हर साल जो है 1.4 करोड़ टन, एक टन में कितना हो जाता है, 1000 केजी। ठीक ना, एक टन में 1000 केजी होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ, लगभग 1.5 करोड़ टन। इतना अनाज जो है हर साल बर्बाद होता है। तो सोचिए हमारे देश में कितना अनाज बर्बाद होता है और उस अनाज के बर्बादी की वजह से कितने लोगों को भूखे रहना पड़ता है। तो याद रखिए कि अनाज आपको बर्बाद नहीं करना है। और हमारे यहाँ ये जो 1.4 करोड़ टन ये जो खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है उसका कारण है हमारे देश में किसकी कमी भाई, भंडारण सुविधा नहीं है। खराब परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह निकले गाड़ी से उसको पहुंचाने के लिए, तो क्या हो जाता है कि बीच में बारिश हो गया तो वो सड़ जाएगा, बारिश हो गया तो बीच में सड़ जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला, यानी जहां पर उपज हो रहा है दूसरा जगह पहुंचाने के लिए भी हम लोग के पास उतना अच्छा सिस्टम है नहीं। हालांकि ट्रेन वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इन खाना के बर्बादी से हम लोग कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों को भूखे रहना पड़ता है। ये सिर्फ इंडिया की बात है, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो और ये बहुत ज्यादा आंकड़ा बहुत दूर भाग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना बर्बाद नहीं करना, अनाज बर्बाद नहीं करना।
तो ये आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का। क्या हमें जो भोजन प्राप्त होता है क्या वो सिर्फ पौधों से या फसल से, मतलब पादपों से ही मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ भोजन हमको पशुओं से भी मिलता है। ठीक है, और उन भोजन को प्राप्त करने के लिए हम लोग पशुओं को पालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पशुपालन। तो जैसे मुर्गी पालन, पोल्ट्री जो हम लोग बोलते हैं, मुर्गी पालन में मुर्गी, बतख या तीतर वगैरह ये सब पाला जाता है। तो उनको क्यों पाला जाता है? अंडा और मांस प्राप्त करने के लिए। बकरी पालन होता है मांस और दूध के लिए। गाय और भैंस पाला जाता है दूध के लिए। मछली पालन किया जाता है मांस के लिए यानी मछली के लिए। और मधुमक्खी पालन होता है वो शहद के लिए होता है। और यहाँ पर आपके लिए फिर से दो क्वेश्चन है, मछली पालन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आप हम लोग के साथ बने रहिएगा, इसके बाद फिर एक के बाद एक चैप्टर्स आते रहेंगे।